अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ज़ोरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में तशद्दुद की सियासत का तसलसल रुका नहीं है। अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए जब तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़िला केमाड़ी DRO के बाहर एहतजाज कर रहे थे, तो इस दौरान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें PTI के रहनुमा अली जैदी ज़ख्मी हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। और ये सब क्या हो रहा है? क्या सियासी फैसले अब सड़कों पर पुरतशद्दुद तरीके से किए जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि फॉर्म 11 और 12 आप लिख के दे रहे हैं लोगों को, और वो पोलिंग एजेंट के दस्तखत हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं। अब होना तो यही था कि प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर मामला ख़त्म हो जाएगा। कई दफ़ा जब मैं इलेक्शन कराता था उस वक्त मैं कहता था कि प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर तो ख़त्म हो, कम एक हल्के का ना, यहाँ तो सारा नहीं है इकट्ठा। ठीक, अब आप क्या करते हैं, आरोप पे जाके आप काउंटिंग में बदल रहे हैं। ठीक, 3-4 को इकट्ठा करके, तो या तो फिर आप ये करें कि आरओ जो है वो उस पर उसका आरओ के भी साइन करके ऑथेंटिकेट वो घूमता रहे, आरओ साइन करके कंसोलिडेट होते जाएंगे सबको, ऐसी कौन सी बात। ठीक है, इन्होंने 11-12 के दिए। अब कल की जो काउंटिंग शुरू हुई तो पहले तो 2 पे ऊपर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारे 2 जो है ना हमारे हो गए, लेकिन एक को तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऑन कर लिया, दूसरे पे कंफ्यूजन है। जिस मुल्क के अंदर इतने छोटे से एक लेवल के इलेक्शंस, और वो भी एक शहर के अंदर आप ना करवा सकें, और उसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को अलाउ करें। अब देखें ना, कल वो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस से मिले। हाँ। अब चीफ जस्टिस ने वहां पर जाके उन्होंने कहा है कि हमें आप जुडिशियल ऑफिसर्स दें। ये इससे और बड़ी हमाकत होगी। अच्छा, इसलिए कि हमने जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ, सेशन जजों के साथ हमने इलेक्शन करवाए हुए। सेशन जजों को पता ही नहीं होता कि कौन सा टीचर किस पार्टी का है, कौन सा इलाके में किस किस्म के पोलिंग एजेंट एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, स्कूल की लोकेशन कहां पर है, क्या वो दुश्मन टेरिटरी के अंदर मौजूद उस पार्टी की, क्या वो उस पार्टी के लोग वहां जाके वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये किसको पता होता है? ये पता होता है डिप्टी कमिश्नर को, ये पता होता है वहां के SP को। अब होता क्या है कि सेशन जज साहब को बना तो देते हैं आप उसको एक खास किस्म की, सेशन जज जो है वो डिप्टी कमिश्नर को कहता है कि मुझे ना ऐसे पोलिंग स्कीम बना के दे। वो एक लिस्ट देता है स्कूल टीचर्स की, एक लिस्ट है फलाना फलाना, और वो उसके ऊपर उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पोस्टिंग कर देता है एज प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और 1-2 छोटे और उसके साथ होते हैं। अब मैं अगर पीपल्स पार्टी के इलाके के अंदर पीपल्स पार्टी की हक वाला जो मुझे पता है, जो डिप्टी कमिश्नर को पता है, उसकी वो पोलिंग एजेंट लगा दूं और दूसरी जगह मुखालिफ में भी उसके पीपल्स पार्टी के भी लगा दूं, तो सारी बात एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो लोग कौन कुछ नहीं, अगर सही काम भी कर रही होगी तो लोग उस पर रिलाय नहीं करेंगे, बलबा उस पर डालेंगे। ये हमें याद है अच्छी तरह कि रात सुबह इलेक्शन पोलिंग स्कीम बनी थी, रात 10-11 बजे की पोलिंग स्कीम कंप्लीट होकर जाती थी। अच्छा। और वो अंधे आंखों से वो उसको साइन कर देते थे सेशन जज, उनको बिल्कुल नहीं पता होता। कोर्ट से बाहर तो उनको जिंदगी नहीं पता होती ना। ठीक है, क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट है, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसने गुज़श्ता तकरीबन कितने सालों से आप इलेक्शन 70 से तो इलेक्शन करवा रहे हैं ना, 50 सालों से। आप अपना एक अमले नहीं रिक्रूट कर सके इस मुल्क के अंदर। आप हर दफा रिलाय करते हैं एक अमला हो जो मुस्तकिल तौर पे यही काम करे। ठीक, और वो उसको आप ट्रांसफर पोस्टिंग भी करते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इलेक्शन के दिनों में यहाँ सिंध वाले इलेक्शन करवाते हुए पंजाब चले जाए, पंजाब वाले सिंध में आ जाए, ताकि आप, लेकिन नहीं, फिर वहां जाएंगे और फिर आसिफ जरदारी ने जैसे कहा था ये आरओज़ का इलेक्शन है, और जसर इफ्तिखार चौधरी पे इल्जाम लगा कि जनाब इसने आरओज़ को कहा था ताकि हमें हराया जाए, तो उसने हरवा दिया और ये हुआ। ये है असल सिचुएशन। अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है, और ये लड़ाई हुई है कराची में। हिलाली साहब, आप कराची में मौजूद हैं, कि हो क्या रहा है कराची में? मुश्तैल क्यों हो गए कारकुनान? और जो जैसे कि उरिया साहब कह रहे हैं कि बद इंतज़ामी का मुजाहिरा किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसी वजह से ये मुजाहिरे हो रहे हैं, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, कुछ जो मैंने सुना ये है फ्रॉम द सीन, जो मुझे अभी रिपोर्ट एक आई है, वो ये है कि काफ़ी लोग जो हैं PTI के, वो नाखुश थे उनकी लीडरशिप से। वो कह रहे थे कि एक पूरा दिन हो गया है हम निकलते हुए, एक पूरा दिन हो गया है हम कंप्लेन करते हुए, और आप लोगों किधर थे? दफ्तर में बैठे हुए इंटरव्यूज दे रहे थे टेलीविजन को,
दफ्तर में बैठे हुए लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, यू शुड बी ऑन द स्पॉट। तो आप किधर थे? तो ये उनको, और अब क्यों आए हैं एक दिन बाद? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जो उनकी अपनी लीडरशिप है उस पे उनको ऑब्जेक्शंस थी एक। अच्छा। और फिर लड़ाई तो हुई है पीपीपी के साथ, और बेचारा जैदी को भी कुछ इंजर्ड है, मगर उन्होंने खुद कहा है कि इतना सीरियस नहीं है। मगर दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए थोड़ा सा आप पंजाब में और इधर में जो इलेक्शंस हुए हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। पंजाब में जब इलेक्शंस होते हैं तो द लीडरशिप पोलिंग स्टेशंस में है, वो खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि रिगिंग नहीं हो रहा है, हम रिगिंग को रोक रहे हैं। इधर वो भी नहीं हो रहा था और उनके पास फॉर्म 11 थे। उन्होंने जीता हुआ सीट को फॉर्म 11 अपने हाथ में, फिर भी नहीं रही कर रहे थे कि ये इलेक्शन के उनकी विक्ट्री है। फिर वो कह रहे, वो गलत अनाउंसमेंट कर रहे थे कि किसने जीता किसने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस कराची के इलेक्शन का एक स्पिल ओवर मैं आपको ये बताऊं कि इतना मैसिव रिगिंग था कि मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि जो आदमी इस इलेक्शंस पे कहा जीता है, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी ने बहुत प्रोटेस्ट किया है। कहते हैं हम हर किस्म की रिगिंग हुई और अगर वो नहीं होती तो और वोट्स मिलते। मैं समझता हूं जितना आपने प्रोटेस्ट किया पीटीआई और यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दीज इलेक्शंस। 8-9% टर्न आउट, मैसिव रिगिंग, और फिर भी आप कह रहे हैं हाँ शायद हमारा कैंडिडेट हो जाए, ये हो। तो दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर भी आप जीते हैं, आप खुद कह रहे हैं मैसिव रिगिंग हो, तो ये कोई तरीका है जीतने का? आई एम सॉरी, आई थिंक कि ये तो एक बहुत बड़ा साइन है, इंडिकेशन है कि जनरल इलेक्शंस में सिविल वॉर होगा अगर इस किस्म की प्रेसिडेंट्स उधर भी किया जाए, आई मीन वो फॉलो किया जाए, देयर विल बी बिग ट्रबल। तो मेरे ख्याल में तो कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए भाई। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा उरिया साहब, ओवरऑल कुछ सियासत पर अगर बात कर लें तो पंजाब के बाद तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ दी, और कौमी असेंबली जहां पीडीएम की हुकूमत है वहां तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। तो पहले अगर सिर्फ पीडीएम हुकूमत की बात करें अगर, तो ऐसा क्या बदला कि पिछले कुछ दिनों तक वो तहरीक इंसाफ को असेंबली में आने की दावत दे रहे थे और अचानक 35 इस्तीफे भी मंजूर कर लिए? देखें, एक ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल है कि जिससे बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना दीवार से लगती चली जा रही हैं। अच्छा। डिफीटेड सूरत हाल है। एक बाकायदा प्लान हुआ था कि परवेज़ लाही और इमरान खान जी की जो हुकूमत यहाँ बनी हुई है, इस हुकूमत को किसी न किसी तरह फारग किया जाए और अक्सरियत नहीं रन ऑफ इलेक्शन के तहत अपना जो हमजा शहबाज जो है उसको वज़ीर आला लाया जाए। और ये बहुत उन्होंने ऑब्वियस कर लिया था, यहाँ तक ऑब्वियस कर दिया था कि धमकियों पे उतर आए थे, लोगों का नाम लेना शुरू हो गए थे, बल्कि धमकियाँ का बहुत भड़कें लगाना हम आएंगे। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन के अंदर फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर वज़ीर दाखिला जो है वो बजाते खुद आके चैम्बर के अंदर आके बैठ जाए, उसके अंदर जो गैलरी के अंदर बैठ जाए, और फिर उसके बाद जो वो नाकामी का जब मुंह देखना पड़ा तो वो बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। और उसके साथ ही कुछ 1-2 घंटे के अंदर जो है पंजाब असेंबली जो है उसको तोड़ने की वो भी चले गई, रोका नहीं जा सका उनसे। केपीके का अब आज आ गया है और केपीके भी चला गया। 66% पाकिस्तान जो है वो आपका जो इलेक्शन जो है सीट्स हैं वो तो चले गई आपके हाथ से। अब उसका इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। देखे ना, खत चला गया, नाम उनके आ गए, आज स्पीकर की मोहलत खत्म हो गई, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल शाम तक उसका नॉमिनेट कर देगा। इन तीनों में से ज़ाहिर बात है 3 नाम है, इन तीनों में से नासिर खोसा साहब ने वो इलेक्ट, इसका मतलब जब चीफ मिनिस्टर आ गया तो चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके साथ ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। कब होता है, कैसे होता है, बड़े आसानी 35 डेज आपको मिनिमम देने होते हैं इलेक्शन शेड्यूल के लिए, वो आपका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। ठीक, ये तो प्रोसेस शुरू हो गया, वहां भी प्रोसेस शुरू हो गया। असल मसला ये था कि इस प्रोसेस को हाल्ट कैसे किया जाए उसका, या इस प्रोसेस को तेज करने का तरीका ये था कि ये गवर्नमेंट वहां जा रही थी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, उसको ख़त्म करने की सूरत हाल बनी हुई थी। उस पर उन्होंने उसको से बचाने के लिए उन्होंने 35 बंदे जो हैं इनके वो उनका ख़त्म। अब ये 35 बंदे जब इलेक्शन में चले जाएंगे फिर ज़ाहिर बात है इलेक्शन शेड्यूल तो इनका भी ना, ये तो 60 दिन के अंदर करने हैं आपने, ऐसे ही है। ये तो सीटें खाली हुई, जो तो 90 डेज वाला नहीं है। हाँ। तो आप मिला के फिर इनको भी जब करेंगे तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा इलेक्शन एक्टिविटी जो सामने आ जाएगी।
असल में सूरत हाल ये है जो बनी हुई इस वक्त बन चुकी है, वो ये है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट किसी किस्म की शहादत चाहती है कि ताकि वो कि एक इतने बड़े टसल में से निकले, बाहर आए गवर्नमेंट से और कहे हमें चलने नहीं दिया गया, हम बहुत कुछ करना चाहते थे, हम पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते थे, हम पता नहीं क्या कर सकते थे, हमारे पास हकदार था, हमारे साथ शहबाज शरीफ था, हमारे साथ ये था, और वो जो उनको चलने नहीं दिया गया और ये इत्तेहादी जो है ये खत्म पीछे आ गए। लेकिन मुझे लगता ये है, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा अच्छा। कि इनको होता यह है कि अमूमन जब दो बंदे लड़ रहे हो ना तो सुलह सफाई कराने वाला बंदे को ले आता है और फिर उसको मरवाता है, फिर अच्छा। पिटवाता है, फिर पिटवाता है। जरदारी और फजलुर रहमान ये दोनों ने जो कुछ नून लीग के साथ कर दिया है ये बिल्कुल वैसा ही है। एक दफा सुलह सफाई कराई, सांस दिलवाई, फिर लाया, फिर पिटवा दिया, फिर लाए, फिर पिटवा दिया। अब वो इसको बाकायदा उसके अंदर ऐसा लाख खड़ा कर दिया है कि नून लीग ना छोड़ने को बनती है। वो कहते हैं सांप छिपकली जब निगल ले तो उसका होता यह है कि अगर वो खाए तो उगले तो तम पतला है, खाए तो तब मसला बन जाता है। वही वाली कैफियत हो चुकी हुई है कि किसी तौर पर भी रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए कर्फ्यू रोज बढ़ता सवाल ये है ना उरिया साहब कि क्या नून लीग के पास सियासी शऊर ही नहीं था कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या गेम खेली जा रही है। हिलाली साहब, पीडीएम पहले ये तासुर दे रही थी कि इमरान खान सिस्टम को तितर बितर कर रहे हैं, उन्हें असेंबली में आकर बैठना चाहिए। जब पीटीआई ने वापस आने का इशारा दिया तो इस्तीफे मंजूर हो गए। तो हुकूमत के इस यू टर्न की वजह क्या है? क्या शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने से खौफजदा थे, इसलिए हुआ ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, ही वॉज डेड स्कैर्ड। और मैं आपको बताता हूँ ये जो स्पीकर का रोल है ये भी बड़ा हैरान कुन है। भाई स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये एक पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। यू हैव सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। आप एक साइड को फेवर नहीं कर सकते हैं, आप तो एक पॉलिटिकल खेल में आ गए हैं। आपने खुद कहा कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता जब तक मुझे कंप्लीट तसल्ली नहीं हुई और उनको एक एक को नहीं मिलूंगा और वो राइटिंग और सिग्नेचर्स वेरीफाई नहीं करूंगा, और आप बैठे बैठे 35 को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आपको शक था कि ये अगर आ जाएं और वो जो दो हैं, वो जो ऑलरेडी लोटों का जो है इन पार्लियामेंट, वो लोटों को तो एज एन ऑपोजिशन उनको तो हक नहीं है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस स्पीकर को इनको दें, मिस्टर शहबाज शरीफ को। दैट वुड बी एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये कहने लगा कि भाई वो सब चीज को निगेट करने के लिए, इनकी जो लीडरशिप है वो खत्म करने के लिए, इनको मैक्सिमम डिफिकल्टीज करने के लिए हालांकि मैंने जो कहा था कुछ और था, फिर भी एक और झूठ कह के मैं इनको निकाल देता हूं। देखिए, कहने की बात यह है कि जब आप इस ऑफिस को टोटली एंड कंप्लीटली पॉलिटिकल ऑफिस बना दें तो हाउ आर यू दी प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस? वो क्या कहते हैं, फादर ऑफ द हाउस या द गार्डियन ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रिविलेज। तो मैं अफसोस की बात है कि आई थिंक टिपिकल हमारे माशरे में यही होता है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अलावा आप बस आ जाते हैं पार्टिजन, you become part of the crowd when you should be above it. तो मैं समझता हूँ it's very sad. I think the speaker का जो रोल है sad. अच्छा, और ये सब तहरीक इंसाफ की अगर बात कर लें, तहरीक इंसाफ ने एक तरफ अपनी कायम करदा असेंबलियाँ तोड़ दी, दूसरी तरफ कौमी असेंबली में वापस आने का इशारा भी दे रही है, और यही नहीं बल्कि कौमी असेंबली में अहम ओहदे भी डिमांड कर रही है। तो स्ट्रैटेजी है क्या तहरीक इंसाफ की? नहीं, अहम ओहदे तो उन्होंने डिमांड किए हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, वो एक केस चल रहा है उनका। देखिए, यही तो होता है कि आप चौमुखी लड़ाई लड़ते हैं। अब मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इमरान खान जो है ना, उसने सुबह सवेरे एक खास लड़ाई का एंगल बताता है, एक अखाड़ा कायम करता है और पहलवान सारे उसी के अखाड़े में उतर जाते हैं। वो अपना मैदान जंग खुद मुंतखब कर रहा है। देखा ना, उसने पहले यहाँ किया पंजाब, अब उसने कहा मैं वहाँ लड़ूंगा। अब मसला सारा यह है कि वहाँ वो किस लिए जाना चाहता है कि उसने बहाना भी यार हम इसलिए जाना चाहते हैं कि आप केयर टेकर सेटअप जो है वो ले आएंगे। हालांकि उसको भी पता है, सबको पता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन के अंदर कोई खास रोल नहीं होता। इट इज़ द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो कि काम करता है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक सेरेमोनियल सी सूरत हाल होती है, पर कोई पावर ऐसा चुस्ता नहीं होती, सारा काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती हैं। तो आप जितने भी पिछले केयर टेकर आए, मतलब 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर में तो मैं खुद भी रहा हूँ उस माने में गवर्नमेंट में था। अच्छा।
तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऊपर वो इवन दौरे भी नहीं करते होते। अब वो जो आपको पता है पिछला केयरटेकर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कौन था, कोई याद है? नहीं याद। पंजाब का नजम सेठी था ना, वो जज थे, ठीक, सवात वाले, जो सिर्फ अपनी वालदा का जहाज लेके उसकी फातिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पे चले गए थे, दिखाने के लिए कि हम चाहे, ठीक, सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक होता है, तो उनको भी पता। लेकिन वो बेसिकली एक शरारत की उन्हें कि हम आ रहे हैं, हम आएंगे तो आप नो कॉन्फिडेंस मूव होगा, अख्तर मैंगल नाराज है, एमकेएम नाराज है, फिर ये भी खौफ कि कहीं अपना एस्टैब्लिशमेंट उनका खींच रही हो, उनके नीचे से कारपेट ना खींच रही हो, ये था खौफ जिसका। अब वो खौफ में आकर उन्होंने 35 जो है वो फैसले कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब अगर 35 उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं तो जिस तरह 7 आप 2 दिन के अंदर उसका शेड्यूल आ जाना है, तो इमरान खान कहता है कि 2 तो औरतों की नशिस्तें हैं, वो भी ख़त्म कर दें, ठीक है, वो तो 2 औरतें नशिस्त ख़त्म हो जाए तो दोबारा उसके पीटीआई दोबारा दे सकती है, वो तो इलेक्शन नहीं होते। लेकिन जो 35 में 33 नशिस्तों में इमरान खान खड़ा हो जाए तो फिर आपकी वो बदनामी, फिर कहते हैं हम उस पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वजह ये है, अफरा है, ना लड़े तब भी आप भगोड़े साबित होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि करें क्या। इकोनॉमी में वो फंस गए हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन में वो फंस गए हैं। आज वो शहबाज शरीफ साहब क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं गया हूँ मोहम्मद बिन सुल्तान क्या मोहम्मद जो है अल खलीफा वाला जो दुबई वाला नयान जी नयान मोहम्मद बिन जी मोहम्मद बिन जी हाँ मोहम्मद बिन जैद जो है, तो कहते मैंने उन्होंने कहा कि मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे कुछ आ रही है, लेकिन हमें ज़रूरत है $1 अरब और दे दे। अब ये चीज़ें जो हैं आप पब्लिक को बता रहे हैं, एज अ लीडर भी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता ये है कि जैसे कुछ साइकोलॉजिकल कोई बहुत बड़ी फिजा बन गई हुई है कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना, क्या करना है। टोटल फ्लॉप। सर, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो पब्लिक को भी पता है कि क्या चल रहा है और कितना किससे हो सकता है, किससे नहीं हो सकता। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ क्लियर है अपनी स्ट्रैटेजी में कि एक तरफ उन्होंने अपनी असेंबलियां तहलील कर दी हैं तो दूसरी तरफ वो कौमी असेंबली में आने की बात कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर की सीट मांग रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं, तो इन्होंने 35 को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो फिर इमरान खान और साथ साथ पीडीएम ने कहा अगर इमरान खान खड़ा होगा तो हम कोई खड़ा नहीं करेंगे उसके खिलाफ। अच्छा, उसका मकसद ये है ना फिर कि इट्स नेवर एंडिंग। तो क्या होगा, वो इलेक्ट होगा, फिर रिजाइन होगा, फिर इलेक्ट होगा, फिर रिजाइन होगा। ये तो इट कांट वर्क। तो ये एक सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ता, आप समझ गई हैं ना राहमीन जो मैं कह रहा हूं कि अगर वो खड़ा रहे और देयर इज नो कैंडिडेट, ही विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, तो ही विल हैव टू रिजाइन। इसलिए एक ही सीट रख सकता है। फिर क्या होगा, फिर 3 इलेक्शन होंगे। तो इन्होंने इस सिस्टम को भी देखेंगे आस्ते आस्ते, इसको भी बैंकरप्ट कर देंगे। तो लाइक दे आर डूइंग द कंट्री, इंशाल्लाह हम उस पर भी आज बात करेंगे। मगर ये हो गया है, ये सिचुएशन हो गया है इनसे, तो ये क्या कह सकते हैं। ये इन्होंने औरिया साहब ने कहा, कितनी अच्छी बात की कि भाई वो कह रहा है खुदा के लिए मुझे अफसोस है, शर्म आ रही है, मगर एक अरब दे दो। उसने और कहा, उसने कहा खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। और इंडिया के साथ बात करा दो। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम सिंसियरली आपके साथ निगोशिएट करेंगे। हाय हाय, माने हमें इस आदमी की सिंसियरिटी, मैं सिंसियर हूं, मैं सिंसियरली नेगोशिएट करूंगा। क्या तुम क्या नेगोशिएट करोगे कि कश्मीर रख लो हिंदुस्तान? क्या चीज है जो हमने कहा है जो इनसिंसियर है, जो इमरान खान और उससे पहले कहा है जो इनसिंसियर है? उसने कहा है वापस लो कश्मीर के चेंजेस जो तुमने कहे हैं, एनेक्सेशन को अनडू करो और आओ बात करो, हम तुम्हारे साथ बात करते हैं। ये क्या कहना चाहता है? He's a joke। अब वो दिन रात खिल रहा है इंडिया में, जाके देखें आप इंडियन टेलीविजन पे क्या हो रहा है। डिटेल से बात करेंगे अगले हिस्से में प्रोग्राम। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
बैक नाजरीन, मसाइल का शिकार पाकिस्तानी मईशत को एक बड़े धचके का सामना है। वर्ल्ड बैंक ने $1.1 बिलियन के 2 कर्जों की जो मंजूरी देनी थी वो अगले माली साल के आगाज तक मौखर कर दी है। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत पहले ही IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से मुश्किलात का शिकार है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कर्ज मौखर हो जाना हुकूमत के लिए मजीद चैलेंजेस खड़े कर सकता है। हिलाली साहब, क्या वजह है वर्ल्ड बैंक ने ऐसे वक्त में कर्जों की मंजूरी मौखर कर दी है जबकि पाकिस्तान को इसकी अशद ज़रूरत है? अगर इन लोग जाके वर्ल्ड बैंक का चार्टर पढ़ते हैं और वर्ल्ड बैंक के जिस इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स के तहत ऑपरेट करता है तो उनको पता होना चाहिए था कि एक शर्त यह है कि वर्ल्ड बैंक उन मुल्कों के साथ कोऑपरेट करेगा जो कंप्लिसिट हैं IMF प्रोग्राम। इन अदर वर्ड्स, अगर एक IMF प्रोग्राम है, यू मस्ट बी कंप्लिसिट, जो हम नहीं हैं। दूसरी बात यह है, वर्ल्ड बैंक नहीं चाहता कि आप ये पैसे जाके अपने रिजर्व्स में रख दें। वो कहते हैं नो, ये इस चीज के लिए नहीं है, ये है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का। और 2 प्रोजेक्ट्स थे, एक 500 मिलियन और एक 400 मिलियन, एक एनर्जी का प्रोजेक्ट जो था। अच्छा। तो कहने की बात यह है कि ये लोगों को ये सोचते हैं कि वही कर सकते हैं उनके साथ, या इनको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड बैंक कैसे ऑपरेट करता है। भाई कैसे पता नहीं है? आप दिन रात उन लोगों से मिलते हैं, 20 साल से यही काम करते रहे हैं और फिर भी आपको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं रामीन, क्या हो गया है। हम एक फैसला नहीं ले सकते। वो कौन सा फैसला है? जो फैसला हमने एग्री किया है होना चाहिए, फ्लोट द रुपी। यस, मगर वो नहीं करते। वो रीजंस है, वो रीजंस इसलिए हैं कि ये 25% है इन्फ्लेशन, आप फ्लोट करें 35 हो जाएगा। 230 है रुपया का कीमत इस वक्त, आप उसको फ्लोट करें 280 290 तक जा सकता है। कारदार साहब का असेसमेंट है 290 300 तक। तो क्या होगा? गरीबों पे बड़ा असर होगा, बिल्कुल। मगर क्या ये आपको नहीं पता था जब आप खेल रहे थे आपकी इकोनॉमी के साथ कि क्या होगा? अब कोई आपको, अब आप वो कह रहे हैं आपको करो, नहीं तो और कुछ नहीं होगा। और जापान, सॉरी UAE, सऊदी अरेबिया और क्या कहते हैं, UAE, सऊदी अरेबिया और एक और मुल्क कतर नहीं, चाइना, उन्होंने कहा है बच्चों दो उनको पैसे एंड कीप विद इन द प्रोग्राम, अदरवाइज हमारे से भी कुछ नहीं मिलेगा ना। एक रेट चाहिए। वर्ल्ड बैंक कहता है, दुनिया कहती है हमें एक रेट दो रुपया का। एक तो होता है बैंक रेट, ग्रे रेट, ब्लैक रेट। नो, वी वांट वन रेट। क्यों नहीं देते हो? करो, मगर ये सब चीजें फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर ये नहीं करना चाहते। ये कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट लाओ, उनको करने दो। ये नहीं चाहते कि PDM ये करें। तो फिर आते क्यों हैं? अगर आपके पास वो कुव्वत नहीं है, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड प्रेशर, तो आते क्यों है गवर्नमेंट को? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन, डोंट कम इन टू द किचन। अब देखिए हमारा क्या हालत है, ये मैं बताना चाहता हूं बड़ी जल्दी से। $4 बिलियन हमारे रह गए, 25 दिन का इंपोर्ट्स, 25 डेज इंपोर्ट्स। रिमिटेंसेस आपके मंथ बाय मंथ कम हो रहे हैं। क्यों? कि लोग नहीं भेज रहे हैं रिमिटेंसेस थ्रू बैंक्स। जो पैसे आपको मिले वो हुंडी से भेज रहे हैं। बिल्कुल। एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पैसे निकाल के वापस लाने, वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं ला रहे हैं अपने पैसे और छोड़ रहे हैं दूसरे मुल्क में। कहता है रुपया को गिरने दो, फिर हम लाएंगे। अब आप यूं बताएं, सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आप देखेंगे लोग दुकानें बनने। यही हुआ श्रीलंका में, और श्रीलंका $2,000 पर ईयर इनकम है और हमारा एवरेज इनकम है $1,500 a ईयर, और वो खत्म हो गए। आज 2 दिन तक क्यों करना पड़ता है श्रीलंका में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी के अंदर। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 2023 इस साल, मैं चंद फिगर्स दे देता हूं आपके पास। आप इंपोर्ट्स को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के जितनी भी आप कोशिश की, $72 बिलियन आपको इंपोर्ट करना है।
मशीनरी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और सब चीज़ों का अगर वो आप नहीं करें, गुड्स एंड सर्विसेज, $72 बिलियन का। आपकी कमाई कितनी होगी, कितना आपको आएगा? $56 बिलियन। किधर से आएगा? रेमिटेंसेस और डिलेड एक्सपोर्ट रिसीट से। कितना है शॉर्टफॉल? $10 बिलियन आपका शॉर्टफॉल, वो हो गया। $20 बिलियन आपके डेट्स हैं, $6 बिलियन आपने दे दिया है, $14 बिलियन आपको देने हैं। तो वो 14 बिलियन कौन देगा? अच्छा, फिर आप IMF को जाएंगे, जब ये सब हो जाएगा IMF करेंगे गुड बॉय। वो जब कहेंगे गुड बॉय तो चीन, सऊदी अरेबिया, UAE और जो मुल्क हैं गल्फ के, वो कुछ पैसे रिलीज करेंगे, आपको 8 बिलियन मरेगा। शॉर्टफॉल क्या होगा आपका? 6 बिलियन। फिर भी 6 बिलियन कैसे लेंगे? दुआ करो, दोस्तों के पास जाओ और कहो प्लीज 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 कुछ करो। बताओ। मगर मजबूरी, बट दैट, वो एक हम देख सकते हैं कि वो एक तरीका है टू लोअर इट और टू डील विद द प्रॉब्लम। इन लोग तो वही पहला ही फैसला नहीं लेते हैं। हर स्टेप जो मैंने डिराइव किया उस फैसले से आता है, फ्लोट द रुपी। देखिए कैन, यस, ये इकोनॉमिक्स नहीं खेल रहे हैं हमारे से, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये मिफ्ता, ये दार को भेज रहे हैं जब मिफ्ता इस्माइल की जरूरत है। यही जब मिफ्ता मैं ऑनेस्टली ही वाज 100 टाइम्स बेटर। ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, मामला तो तशवीशनाक हो रहे हैं। FPCCI के साबिक सदर नासिर हयात ने खबरदार किया है कि सप्लाई चेन के रास्ते में मौजूद रुकावटें अगर ख़त्म ना की गई तो मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, साथ ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में होश रुपा इजाफा हो सकता है। तो क्या ये हाई टाइम नहीं है कि हुकूमत सियासत खेलना बंद करे और संजीदगी से ये सोचे कि मईशत कैसे संभालनी है? नहीं, इनकॉम्पिटेंस है, सियासत का खेलना है। शहबाज शरीफ ने तो ये काम नहीं करना, किसी और ने तो काम तो करना है जिसका नवाज शरीफ ने वहां से भेजा था इसहाक डार को। और इसहाक डार क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इसहाक डार की मूंछ का बाल खराब होता है कि डॉलर मैं तो कम करने आया था, अपना रेट वो तो बढ़ता चला जा रहा है। देखें, ये इसको कहते हैं टेसिट अप्रूवल, आंखें बंद करना, कि यानी मैं क्रेडिट कार्ड जाके बाहर जाके इस्तेमाल करता हूं, आप इसहाक डार कह रहे हैं कि 224-225 रुपए पे डॉलर है, ठीक है। पेमेंट करने पे आते हैं तो बैंक कहते हैं भाई डॉलर में स्टेट बैंक नहीं देता, हम तो किससे खरीद रहे हैं? ये बाजार से, मनी चेंजर से। अब पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो यह है कि आप मनी चेंजर बंद क्यों नहीं करते हो? देखिए, मनी चेंजर कब से आए हैं? ये कल की बात है। हम जब यूनिवर्सिटियों में बाहर कहीं पढ़ने जाने की सूरत हाल होती थी तो हम जाकर बैंक से, स्टेट बैंक से जाकर पैसे लिया करते थे। छोटा जो है वो लेके बाहर जा रहा होता था, स्टेट बैंक से जाकर पैसे लिया करते थे या बैंक में अलाउ करते थे, जो कि पूरी ट्रांजैक्शन लोगों की नजरों में होती थी। मजा ये है कि आपने करने थे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आपने करनी थी ये गलास्तें, आपने बनाना था पैसे देने थे यान अली को, आपने देने थे मकसूद चपरासी को, आपने मनी चेंजर अलाउ किया, आपने ये लोग अलाउ किए, ये लोग पैसे देते रहे, आते रहे, आपने डॉलर की फ्लाइट की, यहां से फ्लाइट की और लेके। अब आप खुद देखें कि आप यानी ब्लैक मार्केट से वो बैंक खरीदता है पैसे और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करते हैं। ये तो यहां बात, इसको छोड़े, ये तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगली सूरत हाल देखें कि आपके पास, आपको 3-4 एसेंशियल्स हैं जो आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं। आपको तेल चाहिए, ठीक है, जाहिर बात है, आपने गाड़ियां चलानी है, इस मुल्क के अंदर ट्रैफिक चलनी है, इस मुल्क में जहाज उड़ने हैं, इस मुल्क के अंदर लोगों के मोटरसाइकिल का पेट्रोल चलना है, तो हर चीज होनी है ना जी, ठीक। उसके बाद आपको गैस चाहिए। आपको गैस इसलिए भी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के अंदर आपके बिजली की जो बहुत सारे जो है वो यूनिट तो गैस से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं। फिर आपको कोयला चाहिए जो आपने इंपोर्ट करना है। फिर आपको दवाइयों का रॉ मटेरियल चाहिए जो आपने देना है। फिर यहां तक कि आपको गंदम के लिए आपको पैसे चाहिए। गंदम तक आपने तो ज़राअत का भी सत्यानाश कर दिया ना। फिर आपको उसके लिए चाहिए अपना कनोला के लिए, इसके लिए घी के लिए आपको चाहिए। ये सारे जब आज से कुछ देर के बाद ये $4 बिलियन जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये 20-25 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? कहां से आएगा ये पैसा? इसलिए, और ये मैं आज भी कहता हूं कि जिस बंदे ने भी इस रजीम चेंज एक्सपीरियंस को पाकिस्तान के ऊपर नाफिज किया है, उसने पाकिस्तान से पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी ली। होता क्या है, एक स्मूथ सेलिंग सूरत हाल में अब जब जा रहे होते हैं तो उसमें होता यह है कि इकॉनमी में सडन चेंजेस नहीं आती।
एक क्राइसिस पैदा हुआ, उस क्राइसिस के अंदर पब्लिक अपराइजिंग आई, उस पब्लिक अपराइजिंग के अंदर होता जाए कि स्टॉक एक्सचेंज बैठा, वो कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया है, वो बैठा, उसके बाद आपकी रिमिटेंसेस खत्म होना शुरू हुई, लोगों का आप पे इत्मीनान, लोगों का कारोबार खत्म हुआ, लोगों की आमदनी खत्म। आप इस क्राइसिस के अंदर, अब देखिए मैं ये आप हैरान करेंगे होंगे, मैं जरा से पढ़ूं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। आप देखें जी, 2% पे 0.2% पे आपकी ग्रोथ थी जून के अंदर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, ठीक, और उसके बाद 22.4% ओवर द ईयर। अ मेजर नेगेटिव ग्रोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यार्न, ये जो उसकी थी नेगेटिव ग्रोथ है यार्न के अंदर, ये जो आप मुख्तलिफ किस्म के कपड़ा बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं। राइस प्रोडक्शन जो है वो 13% उसमें कम हुई। वेजिटेबल प्रोडक्शन ये 6% कम हुई, उसके बाद 11% उठी। यानी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसके अंदर आपके अंदर रिडक्शन नहीं है। फिर आपने डीएपी मंगवाना है, आपने पेस्टिसाइड मंगवाने हैं, आइंदा इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आपकी इंटरनल जो लोकल गंदम की फसल भी आपकी ज़ाया चलेगी, आपकी गन्ने की फसल भी ज़ाया चलेगी, चावल की फसल वैसे तबाह बर्बाद हो रही है, कपास की फसल आपकी ज़ाया चलेगी। आप इस मुल्क को जहन्नम बनाने के लिए आए थे, आपने सारा रिजीम चेंज जहन्नम बनाने के लिए किया था। आप यार किस मुल्क के रहने वाले हो? बिल्कुल ठीक है। आप करने क्या आए थे यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है। मसाइल बहुत हैं, यही मसला है कि मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन भी है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत की सूरत हाल कुछ यूँ है कि रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। मुल्क की मईशत के बारे में खदशात में इजाफा हो रहा है। सवालात उठ रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में ज़रूरी अशिया की दरामदात जो होनी है उन पर अदायगियाँ कैसे की जाएंगी और जो कर्जे वाजिबुल अदा हैं वो कैसे वापस किए जाएंगे। हिलाली साहब वज़ीर ख़जाना इस पर कोई बात नहीं कर रहे, क्या वो खामोश सरेंडर कर चुके हैं? मुझे नहीं पता वो क्या करने लगा है, मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि औरिया साहब ने सही कहा था कि हम तेल और ये वो की ज़रूरत है। आप यकीन कर सकते हैं कि एक मुल्क ऐसा हो सकता है जो प्यासा है तेल के तरह और उसका हमसाया मुल्क में समंदर है तेल का, और आज तक एक पाइपलाइन नहीं हुआ है और आज तक बिजली और तेल स्मगल हो रहा है उससे, और बड़े लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबों रुपया रोज चोरी हो रहा है। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है, अगर इस किस्म के आप फैसले कर रहे हैं तो आप बचेंगे क्यों? सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट था, कोलैप्स कर गया। क्यों? इकोनॉमिक्स। यूगोस्लाविया एक मुल्क, अब 5 पर गए। क्यों? इकोनॉमिक्स। और क्या वजह थी? ऐसे लोग जो इधर आते हैं, जो अपना ख्याल रखते हैं, बाहर ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनको आता ही नहीं है करने का। मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तेल का पाइपलाइन आप ईरान से नहीं ला सके, और आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हंस के कहते हैं कि ये कभी नहीं बनेगा, अमेरिकन कभी ये नहीं अलाउ नहीं करेंगे, इतने पैसे $6 बिलियन हमारे पास कभी आए नहीं। तो वो जो सदर है उस मुल्क का, वो फिर आके कहता है कि हमने तो तैयार हैं, अपने आपके बॉर्डर तक हमारे पाइपलाइंस आ गए हैं, आपके किधर हैं? फिर हंस के कहता है वो तो खैर बनने ही नहीं थे। What kind of a country are you भाई? ठीक है। अच्छा, और आप समझते हैं आप बचाएंगे? अल्लाह की माजरत हिलाली साहब, बिल्कुल वक्त थोड़ा रह गया है। उरिया साहब, ये भी खबरें आ रही थी कि जी रूस से कोई मुआहिदा होने जा रहा है, कोई हुकाम आ रहे हैं उनके, सस्ते तेल और गैस मिलने जा रही है। नहीं, हम सिर्फ मुआहदे करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ईरान का तेल की जो पाइपलाइन है, जहां तक साफ नाम लेना चाहिए, हम सिर्फ डरते हुए, इंडिया हमारे मुकाबले में रेगुलर ईरान से तेल खरीदता रहा है। 40% का ऑयल ईरान से आता था, हालांकि उसकी डायरेक्ट पाइपलाइन नहीं थी, वो उससे खरीदता लेके आता, सी के जरिए लेके आता था, लेकिन उनका आता था। हम नहीं लेते, हम तो सिर्फ जैसे कहते हैं तफ्तान का बॉर्डर क्रॉस करना है और अब पाइपलाइन हमारे साथ है। तुर्कमानिस्तान की गैस पाइपलाइन उसके ऊपर हमने कुछ नहीं कर सके, यूनिकॉल वाली जो एग्रीमेंट थी उस पर कुछ नहीं कर सके। फिर ये जो इस पे भी जब गए हैं, अब हम तो क्या करेंगे,
हम यूक्रेन से थोड़ी सी गंदम वंदम खरीद लेंगे, कोई यूक्रेन जाहिर बात है अमेरिका उनके साथ है, वो आ जाएगी, उसके हम पैसे वैसे पेमेंट कर देंगे जो निकाल के। रशिया के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब देखें जिन्होंने खरीदना था इंडियंस ने, उन्होंने तेल गुज़श्ता 8-9 महीने मुस्तकिल खरीदा है, और फिर यहाँ पहले एक्सपर्ट बैठ जाते हैं हमारी रिफाइनरीज वहां की नहीं है, हमारी मैच नहीं करती, फिर कुछ आ जाते हैं हाँ एक मैच करती है दूसरी नहीं मैच करती। अल्लाह का वास्ता यार, कोई खुदा का खौफ करो इस मुल्क के साथ। आपको सिर्फ अमेरिका को राजी करना है क्योंकि आपका सरमाया बाहर है। जिस चीज का भी इस मुल्क से बाहर सरमाया है उसको अमेरिकन और ब्रिटिश यू कान से पकड़ के कहते हैं ये बात मानो तो मानते हैं। इसकी वजह यह है कि कल को वो उनका सारा सरमाया जब्त कर दें। मामलात पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है और सोल्यूशंस निकालने की। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।